हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए, लगातार मैं 8 टॉपिक आपको करा चुका हूं और ये हमारा कमिटमेंट है कि 100 टॉपिक आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट कराना है। तो जितना अच्छे से आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेटर हम तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ये टॉपिक नंबर 9 हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है अनुवांशिकी, जिसमें देखेंगे डीएनए, आरएनए, मेंडल के नियम और भी जो प्रमुख नियम है कवर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन बार बार पूछा जाता है, याद रखना है। ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है अनुवांशिकी के जनक के रूप में, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है कि मेंडल के अनुवांशिकी प्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि मेंडल ने 1856 से 63 तक उद्यान मटर पर संकरण के प्रयोग किए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लगभग इन्होंने 7 वर्षों तक जो कि संस्करण पर प्रयोग किया था मटर पर। तो ये बिल्कुल पॉइंट करेक्ट है। उन्होंने विपरीत लक्षणों के 7 जोड़ी जो कि विपर्यासी गुणों का चयन किया था। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 7 जोड़ी। ठीक, कई बार ये चीज गलत करके देता है, 7 जोड़ी की जगह पर और कुछ लिख देगा। मेंडल के अनुसार जीवों में प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण एक विशिष्ट कारक फैक्टर द्वारा निर्धारित होता है। तो इनका कहना तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, क्योंकि पूछा गया था सत्य बताना। 1, 2, 3 करेक्ट है। ठीक है, अब एक एक करके अगर सभी चीज़ों के बारे में बात करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने ये पॉइंट जो आया होगा 7 जोड़ी विपर्यासी गुणों का चयन, इसका मतलब क्या है? उन्होंने मटर के पौधों में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। यानी यहाँ पर विपर्यासी गुण का मतलब विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। इसमें बीज का आकार जो कि गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा, फूल का रंग जो कि बैंगनी सफेद आदि शामिल थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को किसने प्रतिपादित किया था। ये प्रश्न बहुत अच्छा सवाल है, इसके याद रखिएगा कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना से संबंधित अगर हम बात करें तो इसका प्रतिपादन किया गया था 1953 की बात है। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, यानी वाटसन एंड क्रिक, ये प्रश्न याद रखिएगा, इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यह मॉडल जो कि रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विलिंकिस द्वारा किए गए एक्स-रे विवर्तन के आंकड़ों पर आधारित था। इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1962 में। 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो उद्यान मटर हमने ऊपर में देखा था, गार्डन पी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आता है कि पृथक्करण के नियम के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और हमें एंड में बताना होगा कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है कि इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, यानी पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। युग्मक जो कि निर्माण के समय कारकों के जोड़े के दोनों जीन एक दूसरे के पृथक होते हैं। मेंडल के अनुसार जब जीव में युग्मक बनते हैं तो एलील, यानी एलील का मतलब जीन होता है, एलील के जोड़ों एक दूसरे से अलग या फिर पृथक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक युग्मक को 2 में से केवल एक कारक प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये पॉइंट सही था। तीसरा पॉइंट आता है कि एक युग्मक में एक लक्षण के लिए दोनों जीन एक साथ मौजूद रहते हैं। ये गलत है, क्योंकि एक युग्मक में एक लक्षण के लिए दोनों जीन एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। पृथक्करण के नियम का मुख्य आधार ही यही है कि युग्मक के केवल एक जीन यानी जोड़ों का आधा हिस्सा ही होता है। तो ये चीज यहाँ पर गलत होगा, केवल 1 और 2 सही है। हमें सही बताना है, इसलिए 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अनुवांशिकी का मूल इकाई क्या होता है। अनुवांशिकी का मूल इकाई जीन होता है, ऑप्शन सी। आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? देखिए, अगर हम यहाँ पे आरएनए की बात करें तो डीएनए में सबसे पहले देखिए, डीएनए में क्या होता है कि 4 बेस होता है, 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जिसमें एक होता है एडेनिन, एडेनिन होता है, एक कहते हैं इसे, फिर होता है ग्वानिन, ग्वानिन होता है, इसे आप जी कह सकते हो, फिर होता है साइटोनिन, साइटोनिन होता है, इसे हम लोग सी कह सकते हैं, और चौथा आता है थाइमिन। ठीक है, थाइमिन। अब प्रश्न ये कह रहा है, ये तो आपका हो गया डीएनए में।
आरएनए में क्या होता है कि थाइमीन के स्थान पर, ये जो चौथा आप देख रहे हैं, ये चौथा पॉइंट, इस चौथे पॉइंट के स्थान पर एक चीज पाया जाता है जिसे हम लोग यूरेसिल कहते हैं। ठीक है, यूरेसिल कहा जाता है। यूरेसिल ये आपका आरएनए में होता है। बाकी ये तीनों चीज सेम होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये सेम होता है, लेकिन यूरासिल आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है थाइमीन के स्थान पर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, गुणसूत्र। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न बनता है कि गुणसूत्र जो है वो किनके बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन बी होगा। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में कौन सा कथन सही है? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के संबंध में बताइए कि कौन सा कथन जो कि सही है। यह नियम द्विसंकर संस्करण के परिणामों पर आधारित होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये करेक्ट है। इसके अनुसार विभिन्न लक्षणों के कारक एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें, यह नियम बताता है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण का वितरण, यानी जैसे बीज का गोल या फिर झुर्री होना, और दूसरे लक्षण के वितरण में जैसे बीज पीला या फिर हरा होना से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। युग्मक बनते समय ये कारक एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अलग अलग संयोजन में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं अगली पीढ़ी में जाते हैं, स्वतंत्र होकर, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। दोनों पॉइंट करेक्ट है। तीसरा आता है कि F2 पीढ़ी में पौधे के लक्षण का अनुपात जो है वो 9:3:3:1 होता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। ये पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि F2 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब F1 पीढ़ी होता है, F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के फेनोटाइप प्राप्त होते हैं, और ये 4 टाइप आप जो देख रहे हैं वो यही है। तो ये याद रखिएगा, F2 जो होता है इसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है। तो तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है, इसलिए हम डी को टिक करेंगे। 1, 2, 3 तीनों सही है। राइट। अगला सवाल, मेंडल के किस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है? किस नियम को कहा जाता है? तो विसंयोजन का जो नियम है, यानी पृथक्करण का नियम को कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। तो ध्यान देना है, डीएनए केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, केंद्रक के अलावा। ये पॉइंट सही है। आरएनए आमतौर पर एकल श्रृंखला वाला होता है, ये भी करेक्ट है। मेंडल ने मटर के पौधों के 10 जोड़ी विपरीत लक्षण, ये पॉइंट गलत है। हमने ऊपर बात किया था 7 विपरीत जोड़ों के बारे में अध्ययन किया था, तो ये गलत है, हमें सी आंसर टिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये खुराना ने किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? HD व्रिज, हुगो डी व्रिज ने दिया है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना एकदम विविध। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना विडल और टैटम ने दिया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। यह परिकल्पना जो है जॉर्ज विडल और एडवर्ड टैटम ने 1941 में दिया था, ये याद रखना है 1941 में। उन्होंने अपना प्रयोग न्यूरोस्पोरा क्रासा नामक गुलाबी कवक पर किया था, ये भी याद रखिएगा, गुलाबी कवक, गुलाबी कवक, मैं लिखता हूँ कवक, ठीक है, गुलाबी कवक पर किया था। और इस परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करता है, जो बदले में एक विशिष्ट मेटाबॉलिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और इस कार्य के लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1958 में, ये ध्यान में रखेंगे। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए इन्हें 1958 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बी करेक्ट हो गया। अगला सवाल, वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह सिद्धांत बोवेरी एवं सटन के द्वारा 1902 में प्रतिपादित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य बताना है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होगा कि बोवेरी एवं सटन द्वारा 1902 में प्रतिपादन किया गया था इस सिद्धांत का। गुणसूत्र अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रक एवं वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी करेक्ट है, जो गुणसूत्र होते हैं वो अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रक एवं वाहक के रूप में कार्य करते हैं, ये करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। जिन गुणसूत्रों पर एक निश्चित स्थान पर स्थित होते हैं और गुणसूत्रों के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। राइट। तीसरा पॉइंट आता है कि मेंडल के
कारक और गुणसूत्रों का व्यवहार युग्मक निर्माण के दौरान समान नहीं होता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। ध्यान दीजिए कि वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का मुख्य आधार ही यह है कि मेंडल के कारक और गुणसूत्रों का व्यवहार बिल्कुल समान होता है, यहाँ पर नहीं कह रहा है। ये चीज गलत हो जाता है। युग्मक निर्माण जो होता है यानी मायोसिस के दौरान दोनों के जोड़ों अलग अलग हो जाते हैं और दोनों ही स्वतंत्र रूप से अपयुहित यानी इंडिपेंडेंट जो कि होते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये पॉइंट गलत होगा, 1 और 2 सही है। 1 और 2 यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए इन सभी चीज़ों का पीडीएफ आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा एप्लीकेशन पर कोर्स में, तो आप वहाँ से पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट आता है कि लिंग गुणसूत्र के संबंध में असत्य कथन को चुने। ध्यान दीजिएगा कि पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, करेक्ट है। महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं, ये भी करेक्ट है। बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड होता है, निर्धारित होता है, ये भी करेक्ट है। तो कोई भी यहाँ पर कह सकते हैं गलत नहीं है, उपरोक्त सभी के सभी सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आधार क्या है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का आधार मुख्य रूप से हमारे डीएनए में मौजूद कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का विभिन्नता है, जिसके प्रमुख अगर बात करें जैसे कि डीएनए बहुरूपता यहाँ पर मानव जनसंख्या में अनुवांशिक स्तर पर मिलने वाली विभिन्नताओं को बहुरूपता कहते हैं और मानव का 99.9% जो है डीएनए अनुक्रम सीक्वेंस समान होता है, लेकिन 0.1% जो है वो प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न होता है और यही भिन्न होना अलग अलग मतलब लोगों को पहचान करा सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जंपिंग जीन जो है किसकी खोज किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जंपिंग जीन जो है इसकी खोज किया गया था बारबरा मेलिंगटॉस के द्वारा, राइट आंसर ए होगा। ध्यान रखिएगा इसकी खोज 1940 से 50 में किया गया था, यानी 1940 के दशक में किया गया था। मक्का के पौधों पर काम करते हुए बारबरा मेलिंगटॉस ने किया था, राइट। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते। उत्परिवर्तन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। उत्परिवर्तन की बात कर रहा है, म्यूटेशन। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि उत्परिवर्तन के बारे में हम बात करें तो किसी जीव के जो जीनोम यानी डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है कि एक्स किरणें और परावैंगनिक किरणें भौतिक उत्परिवर्तन जनक हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें वे कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं उन्हें उत्परिवर्तन जन कहा जाता है। एक्स किरणें और यूवी जो किरणें होती हैं भौतिक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, यानी ये एक तरह से करेक्ट हो जाता है। तीसरा आता है कि उत्परिवर्तन केवल जीन के फिनोटाइप को प्रभावित करता है, जीनोटाइप को नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि उत्परिवर्तन मूल रूप से जीनोटाइप यानी अनुवांशिक संरचना को बदलता है, क्योंकि फिनोटाइप जो होता है वो शारीरिक लक्षण होता है, जीनोटाइप द्वारा ही निर्धारित होता है। इसलिए जीनोटाइप यानी कि अनुवांशिक जो संरचना में बदलाव होने पर फिनोटाइप में भी परिवर्तन दिख सकता है। तो यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि केवल फिनोटाइप को प्रभावित करता है, राइट। तो कह सकते हैं कि 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए हम यहाँ पर असत्य बताना था तो असत्य कहेंगे केवल और केवल 3 असत्य, केवल 3 असत्य, ऑप्शन सी। अगला है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना कहाँ से आती है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना डीएनए से आता है। मेंडल का स्वतंत्र अपवीवन सिद्धांत जो है यानी पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो कह सकते हैं यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है, हीमोफीलिया की एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है। हीमोफीलिया अनुवांशिक एक रोग है और इसका परिणाम होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार है जिसमें शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और इसका कारण ये होता है कि शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण आमतौर पर हीमोफीलिया ए यानी फैक्टर 8 की कमी होती है और हीमोफीलिया बी यानी फैक्टर जो कि कह सकते हैं 9 की कमी सबसे अधिक पाई जाती है। और इस परिणाम अगर हम बात करें इसके परिणाम स्वरूप कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने पर खून बहना जल्दी बंद नहीं होता, जो कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब हीमोफीलिया ना ही हो तो बेटर है। एक तरह से अनुवांशिक रोग है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा और कई बार ये पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि सिकल से जो सेल एनीमिया है के बारे में हमें सत्य कथन बताना है। कौन सा कथन सत्य?
तो पहला पॉइंट यहाँ पर यह कह रहा है कि यह एक उपापचयी विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला प्रभावित होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक विकार तो है, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर तो है, न कि उपापचयी विकार। यहाँ पे जो पॉइंट कह रहा है कि उपापचयी विकार है, ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि ये एक तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो पहला पॉइंट हमारा गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि ऑटोसोमल रिसेविक विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला प्रभावित होती है, लेकिन एक तरह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ना कि उपापचयी मेटाबॉलिक विकार। तो ये पॉइंट गलत होगा। सेकेंड पॉइंट है कि इसमें डीएनए के छठे कोडन का प्रतिस्थापन जो है वो CUG के द्वारा होता है। GUG मतलब GUG जो वेलिन के लिए कोड करता है वो होता है, और GAG जो होता है, GAG ये होता है जो एक नाम होता है कि ग्लूटामिक, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलहाल हमें अच्छे से जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन ये फिलहाल बिल्कुल करेक्ट है कि छठे कोडन का प्रतिस्थापन GUG के द्वारा होता है। कम ऑक्सीजन की स्थिति में RBC का आकार द्विअवतल से हाशियाकार हो जाता है। इसका मतलब है कि जब शरीर में ऑक्सीजन का तनाव होता है तो उत्परिवर्तन हीमोग्लोबिन अणु जो कि बहुलीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लाल रक्त कोशिकाओं का आकार जो है वो सामान्य से क्या होता है कि द्विअवतल यानी बाई कॉनकेव डिस्क में बदलकर हाशिया जैसा लंबा या फिर मुड़ा हुआ होता है। तो ये सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें बताना था कि कौन सा कथन सही है, तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा, सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, बी को टिक करेंगे, ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कोशिका के भीतर सूचना का प्रवाह जो है वो डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन की ओर होना क्या कहलाता है। तो इसे ध्यान से समझना है। इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाना जाता है। 1958 की बात है जिसमें फ्रांसिस क्रिक ने यह अवधारणा दी थी। यह कोशिका के भीतर आनुवंशिक सूचनाओं के एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है, यानी डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन की ओर प्रवाह करना। सूचना के इस प्रवाह के दो मुख्य चरण होते हैं, मतलब जो सेंट्रल डोग्मा है इसके दो चरण होते हैं। एक तो हम जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे किसे क्या कहा जाता है, किसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, किसे ट्रांसलेशन कहते हैं, वो हम आगे प्रश्न में देखेंगे। मानव जीनोम परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये परियोजना स्टार्ट की गई थी 1990 में। 1990 में जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक महापरियोजना, मेगा प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो यह परियोजना आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर 1990 की शुरुआत की गई थी, और यह 13 साल की योजना थी जिसे 2003 में पूरा कर लिया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था मानव डीएनए के संपूर्ण अनुक्रम सीक्वेंस का पता लगाना और सभी जीनों की पहचान करना था। विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया। विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में बात करें या तो डीएनए या फिर आरएनए होता है। ऑप्शन सी, वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए की एक प्रतिलिपि तैयार की जाती है क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा कि डीएनए की वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए की एक प्रतिलिपि तैयार की जाती है उसे हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा। यानी कहने का मतलब है कि यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए अणु अपनी बिल्कुल समान दूसरी प्रतिलिपि कॉपी बनाता है। यह प्रक्रिया कोशिका विभाजन से पहले इस फेज में होती है ताकि प्रत्येक नई कोशिका समान अनुवांशिक जानकारी मिल सके। अब देखिए, तीन चीज हमने बात की, यहाँ पर तीनों के बारे में देख लीजिए। एक तो हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात किया था। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। और अगर रेप्लिकेशन की बात करें तो हमने ये बात कर लिया कि इसका डीएनए का एक प्रतिलिपि कॉपी बनाता है रेप्लिकेशन में। और ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन में इसमें क्या होता है कि आरएनए से प्रोटीन बनना, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनना, उसे हम कहते हैं जो कि ट्रांसलेशन। तो ये तीनों याद रखिएगा। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाता है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम एक तरह का जेनेटिक रोग है और जो कि केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक्स गुणसूत्र यानी सेक्स हार्मोन जो होता है, सेक्स गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है, आंशिक रूप से या पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। गुणसूत्र विन्यास की अगर हम बात करें
तो ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र विन्यास में क्या होता है कि एक सामान्य महिला में 44, ये हम यहाँ पे बात करते हैं ना, 44 प्लस XX यानी जो टोटल जो होता है वो आपका 46 गुणसूत्र होना चाहिए, यानी 44, 45, 46। लेकिन क्या होता है कि टर्नर सिंड्रोम में यह जो विन्यास होता है वो 44 प्लस XO हो जाता है, जिससे गुणसूत्रों की कुल संख्या 45 रह जाता है। ये आपका एक 44 और एक 45 रह जाता है। और इसका प्रमुख कारण क्या बनता है कि कद का छोटा होना, अंडाशय का पूर्ण विकसित न होना, जिसके कारण प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, गर्दन का चौड़ा हो जाना, यानी टर्नर सिंड्रोम से फीमेल प्रभावित होती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि डाउन सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। डाउन सिंड्रोम, ध्यान दीजिएगा कि यह 21वें गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता यानी ट्राइसोमी के कारण होने वाला एक विकार होता है। क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्रभावित व्यक्ति का कद छोटा, सिर गोल और जीभ मोटी हो जाती है, यहाँ पर ये भी सही है। और तीसरा है कि इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, जी नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होता है, यानी एक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट था, इसलिए केवल और केवल एक को टिक करेंगे। ठीक है, सत्य कथन बताना है, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट आता है कि वंशागति की क्रोमोसोम थ्योरी किसने दी थी? वंशागति की क्रोमोसोम थ्योरी जो है वो किसने दिया था? तो सटन और बोवेरी ने, ऊपर में हमने देखा था। दात्र कोशिका अरक्ता यानी सिकल्स जो स्केल एनीमिया है, किस प्रकार का रोग होता है? तो ये एक जो रोग है वो एक तरह से अनुवांशिक जेनेटिक रोग है, ऑप्शन बी। टर्नर सिंड्रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, इसमें एक गुणसूत्र का अभाव एक हो जाता है और ये टोटल 45 हो जाता है, हमने ऊपर में देखा था। प्रभावित जो मादा होती हैं बांझ होती हैं और उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है, इसलिए सी को टिक करेंगे। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसे हम एक नाम देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी। ट्रांसलेशन होता है आरएनए से प्रोटीन बनना, और एप्लीकेशन एक तरह से डीएनए का कॉपी होता है। ठीक है, डीएनए का कॉपी। राइट, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने जीन शब्द दिया था? तो जीन शब्द जोहानसन ने दिया है। जोहानसन 1909 में इन्होंने दिया था, जो कि डेनमार्क के एक वनस्पति शास्त्री थे। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का लक्षण क्या है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में लक्षण की अगर हम बात करें, अच्छा ये भी ध्यान रखें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। इसमें भी आपका 47 गुणसूत्र हो जाता है, ये पॉइंट गलत है, 47 होता है। ठीक है, और इसका लक्षण होता है कि पुरुषों में स्त्रीत्व के लक्षण आ जाते हैं, यानी फीमेल्स के जो कि लक्षण देखने को मिलता है। तो बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब इसके बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें गुणसूत्र जो विन्यास होता है वो 44 प्लस XY, जो कि कुल गुणसूत्र मतलब नॉर्मल में होता है। ठीक है, नॉर्मल में होता है पुरुषों में। और लेकिन जब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या होता है कि 44 प्लस XXY यानी एक गुणसूत्र हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, इसलिए 47 हो जाता है। राइट, तो ये आज ध्यान रखिएगा। इसमें बांझपन आ जाता है, शारीरिक बनावट में प्रॉब्लम होता है, नपुंसकता आ जाता है। तो कुल मिलाकर अच्छा यहाँ पर एक देखिए कि पुरुषों में स्तन का विकसित हो जाना, ये भी चीज़ देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है किसके बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन्स बेस के बने होते हैं, ऑप्शन सी। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए की खोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। ध्यान रखेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि फ्रेडरिक मिसर ने सर्वप्रथम न्यूक्लिक अम्ल के रूप में इसकी खोज की थी, बिल्कुल सही है। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने 1928 में रूपांतरण प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध किया था, ये दोनों करेक्ट है, सी को टिक करेंगे। अनुवांशिक कूट की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए, अनुवांशिक कूट के लिए हरगोविंद जो खुराना है, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला सवाल है कि केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। सर्वप्रथम किसने बताया था कि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं? तो ये बात सर्वप्रथम किसने बताया था? तो TH मॉर्गन जो थे, इन्होंने बताया था, TH मॉर्गन ने ये बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एलील क्या होता है?
एलील अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने आप एक जगह बोला था कि एलील का मतलब होता है जीन, मतलब जीन का विभिन्न जो रूप होता है, अलग रूप को ही कहा जाता है एलील। तो ए यहाँ पे सही आंसर है। मेंडल का प्रभाविता का जो नियम है क्या कहलाता है कि, मतलब कहता है कि, प्रभाविता का नियम क्या कहता है? तो ध्यान रखेंगे, प्रभाविता का नियम कहता है कि केवल प्रभावी जो लक्षण होते हैं F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। ठीक है, F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। राइट, तो कुल मिलाकर देखिए अनुवांशिकी से हमने ये सारे क्वेश्चन कवर किए। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि हम इस सीरीज़ को इसी तरह से आगे कंटिन्यू कर सकें। बीच में अगर आप लोग सपोर्ट करना छोड़ेंगे तो फिर मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा और मैं इस सीरीज़ को बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा। डीएनए जांच का जनक भारत में किसे माना जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। वैसे भी आप कमेंट नहीं करते, मुझे पता है इसका आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम लोग ही देंगे, लेकिन जितने भी लोग देंगे मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अच्छा, आगे बढ़ते के साथ मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक भी बता देता हूँ कि अगला टॉपिक क्या होगा। आपका 10वां जो टॉपिक होगा बायोलॉजी से, जो कि बायोलॉजी का आखिरी टॉपिक रहने वाला है। जीवाणु देखेंगे, विषाणु देखेंगे और कवक से, यानी तीनों से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है टॉपिक। तो 10वां टॉपिक आप अच्छे से पढ़ करके आना। बाकी टॉपिक्स आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन पर, तो जा करके आप वहाँ से देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।